में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो इस खास कार्यक्रम में उन बड़ी खबरों का रुख करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगे और इसको लेकर अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। तमाम जो जानकारी है, जो अपडेट्स है, वो हमारी टीम की तरफ से पहुंचाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत करते दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को आई सनातन की याद। दिल्ली में शीश महल के मुद्दे पर सियासी पारा बढ़ा है। विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर दरार आई है। संभल के 1978 के दंगों की खुलेगी फाइल, फिर होगी जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। तो ये आज के एजेंडा की वो प्रमुख खबरें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सनातन को भी सियासी रंग देने की कोशिश में सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। आपने सनातन सेवा समिति के गठन का ऐलान किया है। केजरीवाल के इस कदम को भाजपा के मंदे प्रकोष्ठ का जवाब माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी मंदे प्रकोष्ठ के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 100 से ज्यादा सदस्यों ने पाला बदल लिया है। बता दें, पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक 18,000 रुपए का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने कई संतों की मौजूदगी में इस नई विंग की भी घोषणा कर दी। गौरतलब है कि अब तक इमामों को मासिक सहायता राशि देती आ रही आप सरकार ने कहा कि एक बार फिर सत्ता मिली तो पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार केजरीवाल के शीश महल वाले मुद्दे पर आक्रामक है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। वहीं आप प्रधानमंत्री आवास को राजमहल कह रही है। बता दें कि बीजेपी कथित शीश महल पर पूरी तरह आक्रामक है और शीश महल के भीतर मौजूद हर सामान की लागत का ब्यौरा तक पेश कर रही है। बीजेपी के आरोप के मुताबिक 28,90,000 रुपए में 88 इंच का OLED टीवी, हाई एंड रेफ्रिजरेटर, 3,20,000 2 स्टीम ओवन, 6.5 लाख फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन 1,90,000 रुपए में ली गई है। तो शीश महल पर जो पारा है सियासी, वो दिल्ली में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है, तो शीश महल के मुद्दे पर लगातार जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। मुद्दे पर आप भी आक्रामक हो गई है बीजेपी पर। कैग रिपोर्ट के बाद ये जो मामला है वो तुल पकड़ा है और उसके बाद अब देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले शीश महल को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। धीरज जी, अब सनातन को लेकर भी एक नया रूप आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का देखने को मिल रहा है और शीश महल को लेकर भी अब आम आदमी पार्टी भी एक आक्रामक रूप में नजर आ रही है। इसके क्या मायने हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हमें आवाज ही नहीं सुनाई दी, क्या बोला उन्होंने? क्या करे, आप ही बता दो, मैं बोल दो। धीरज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? धीरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चुनाव का वक्त जबकि आया है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सनातन की याद आई है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की एक तरीके से उनको हार नजर आती दिख रही है, तो एक के बाद वो नए नए घोषणा करते जा रहे हैं, नए नए वायदे करते जा रहे हैं। और इन वायदों में एक वायदा जो सनातन के जो पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक जो घोषणाएं की है। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक उनकी कोशिश है कि उनसे जो नाराज जो तबका है, नाराज जो वर्ग है, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो या सनातन धर्म के धर्मावलंबी हो, उसको एक जोड़ने की जो कवायद है, उस कवायद में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। और जैसा कि कल ही हमने देखा कि काफी संख्या में जो सनातनी जो धर्म के जो साधु और संत थे, वो आम आदमी पार्टी से मिलने के लिए पहुंचे थे। दरअसल मामला ये है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, और जमीन खिसकने का जो प्रमुख वजह है
आम आदमी पार्टी जिस वायदे के साथ, जिस मुद्दे के साथ सत्ता में आई थी, चाहे वो बात ईमानदारी की हो, चाहे वो बात स्वास्थ्य मॉडल की हो, शिक्षा के मॉडल की हो, दिल्ली को बेहतर बनाने की हो, तो उन तमाम चुनावी वायदों को पूरा करने में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सफल नहीं हो पाई। और सफल नहीं होने के परिणाम स्वरूप 10 साल में 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक बार आम आदमी पार्टी को दिख रहा है कि उनकी जो नीचे की जो जमीन है वो खिसक रही है। अपनी शक्ति जमीन को एक बार फिर से जमाने के लिए तरह तरह के लुभावने वायदे, चाहे वो संतों के लिए हो, चाहे वो पुजारियों के लिए हो, चाहे ग्रंथियों के लिए हो, या इससे पहले हम सभी ने जाना कि कैसे इमामों को उन्होंने मनाने की कोशिश की थी, और इमामों के लिए भी साल 2013 में ही उन्होंने 18,000 रुपये प्रति महीने इमामों को देने की घोषणा की थी। तो उसी तरह की एक कवायद दिल्ली में शुरू हुई है, और इस कवायद में इस बार जो अरविंद केजरीवाल का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चुनावी वायदों का जो प्रचार प्रसार है, या कह सकते हैं कि चुनावी वायदों के जरिए जो उनसे नाराज जो हिंदू धर्मावलंबी हैं या हिंदू धर्मावलंबी के जो संत हैं, उनको एक तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को चुनाव के आखिरी वक्त में साधु संतों की भी याद आ रही है। जी धीरज कुमार जी, शीश महल को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है, आपसे समझना चाहेंगे, अब आम आदमी पार्टी पीएम आवास को राजभवन कह रही है, इससे आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से शीश महल को लेकर तमाम जो वीडियो हैं, फोटोज हैं, वो सामने आई, क्या ये छवि बनाने में कामयाब रहेगी, टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी बीजेपी को? राजमहल का जो ये शब्द यूज किया जा रहा है पीएम आवास वाले को, देखो, शीश महल का जो मुद्दा है, शीश महल के मुद्दे पर एक बार आम आदमी पार्टी घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि जो सीएजी ने शीश महल के मुद्दे पर जो अपनी रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में सीएजी ने आम आदमी पार्टी से 139 सवाल पूछे हैं, और उन सवालों में जो सबसे प्रमुख सवाल है वो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को शीश महल बनाने के लिए जो उनकी जो तय राशि लगभग 7.91 करोड़ रुपये थी, तो उस राशि को बढ़ाकर कैसे 33 करोड़ कर दिया गया, और किस तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो लोक निर्माण विभाग की जो संस्था थी, पीडब्ल्यूडी जो संस्था थी, पीडब्ल्यूडी संस्था ने न केवल सरकारी संस्था के रूप में कार्य करते हुए, बल्कि कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए एक निजी संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। और रिपोर्ट में तो इस तरीके के भी खुलासे हुए हैं कि शीश महल के निर्माण की जो खर्च है, वो खर्च 75 से 80 करोड़ रुपए तक जाकर पहुंचा है। तो इसमें सवाल बहुत हैं, और उसमें जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि शीश महल के निर्माण के लिए किस तरीके से नियमों की अनदेखी हुई, चाहे दिल्ली नगर निगम के नियमों की अनदेखी हो, DUCA के नियमों की अनदेखी हो, तो उन अनदेखी को उसकी अनदेखी करते हुए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए जो भ्रष्टाचार का महल जिसको हम कहते हैं खड़ा किया है, और उस महल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के लिए तमाम जो विलासिता की जो चीजें थी वो उसमें रखी गई, बनाई गई, उसका निर्माण किया गया, और उसमें कहा जाता है जी धीरज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सभी अखाड़ों के पदाधिकारी से मुलाकात भी करेंगे और महाकुंभ की तैयारी के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ संगम नगर में 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें यमुना किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां आलमकश्री कॉरिडोर, नागवासुकी मंदिर कॉरिडोर, पडिला महादेव कॉरिडोर और तक्षक तीर्थ कॉरिडोर शामिल है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ VIP घाट पर जल पुलिस के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। दरअसल महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को होगी, 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, तमाम तैयारियों को लेकर वो निरीक्षण करेंगे। हेलो
चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन से शुरू हुआ HMPV वायरस का खतरा दुनिया के कई देशों के साथ अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया को दहशत में डालने वाला इस वायरस का नाम HMPV है। कोरोना महामारी के बाद चीन से जन्मे इस वायरस को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट है। कोरोना के 5 साल बाद HMPV ने चीन में कहर मचाया हुआ है। चीन से निकलकर ये वायरस अब दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचने लगा है। इसीलिए इस नए वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में भी इस नए वायरस का अलर्ट सुनाई दे रहा है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब ऐसे में संगम नगरी में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ पर भी इस नए वायरस के संभावित असर से सभी चिंतित है। साधु संतों ने तो इस खतरे से निपटने के लिए चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि इस नए वायरस के खतरे के मद्देनजर यूपी प्रशासन सतर्क है और प्रयागराज के अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। मेला क्षेत्र में 13 अस्पताल तैयार कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, HMP वायरस को लेकर क्या खास इंतजाम आप देख रहे हैं महाकुंभ में, क्योंकि 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। प्रशासन किस तैयारियों में जुटा हुआ है? जो HMPV वायरस है वो प्राय माना जाता है कि सर्दी की जो शुरुआत होती है उसमें प्रभावी रूप से एक्टिव होता है, तो उसको लेकर के सरकार ने तैयारी की है और डॉक्टरों के साथ साथ पूरी SOP जारी कर दी गई है कि किस तरह चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। यहाँ वो सारे संसाधन चिकित्सीय उपलब्ध हैं कि जो इसको दिक्कत करने पर सुचारू रूप से व्यक्ति को सुरक्षित बचाया जा सके, तो वो सारी चीजें सरकार ने कर दी। चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। तो वो सुविधाएं यहाँ सारी, यहाँ जो अस्पताल बनाए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि क्रिटिकल पोजीशन में, किसी भी क्रिटिकल पोजीशन के लिए ये अस्पताल तैयार है। केवल HMP वायरस के लिए ही नहीं, बाकी सारी क्रिटिकल पोजीशन के लिए अस्पताल तैयार है। तो जो लोग आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा तैयार है। हालांकि एक बड़ी भीड़ होगी और इससे कोई बड़े नुकसान की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। सरकार ने भी कहा कि इसको लेकर के बड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी तैयारियां पूजा यहाँ कर ली गई है। जी रामेंद्र जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि साधु संतों की तरफ से अपील की जा रही है कि चीन से जो लोग आएंगे तो उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, तमाम विदेश से जो लोग हैं उनकी मौजूदगी होगी। क्या इस कड़ी में भी कुछ जो मतलब यहाँ पर तैयारियां हैं, जो प्रतिबंध है वो लग सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वहां पर पहुंचना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक वो पहुंच जाएंगे? और वो भी HMPV को लेकर कुछ यहाँ पर जो आदेश है वो ले सकते फैसला? साधु संतों ने नहीं कहा है, विपक्ष ने कहा है। विपक्ष ने कहा है कि जो चीन से आने वाले लोग हैं उनको देखा जाए और ऐसे कोई वायरस जनित लोग हैं तो उनको उस तरीके से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साधु संतों की तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। साधु संत चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुंभ आएं और कुंभ में दर्शन करें, स्नान करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उनका बड़ा कार्यक्रम है। वो सभी अखाड़ों, जो 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में जाएंगे, उन अखाड़ों के जो महंत हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे, डिजिटल कुंभ का शुभारंभ करेंगे, जो मीडिया सेंटर बनाया गया उसका शुभारंभ करेंगे और शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी जानकारियां देंगे कि कुंभ में क्या तैयारियां की गई, किस तरीके से लोग आए, किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार उस सारी व्यवस्थाओं को लेकर के तैयार है। तो आज कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के और शायद रात रुकने के बाद सुबह वापस जाएंगे, क्योंकि उनको बाकी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करना है, जहाँ काम सुचारू रूप से और आगे बढ़ाना है, होना है, क्या क्रिटिकल पोजीशन है उनमें, कहाँ कैसे काम किया जाएगा, वो भी तैयारियां करेंगे। तो मुख्यमंत्री जब आएंगे तो ये साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम है, डिजिटल कुंभ का शुभारंभ करेंगे, मीडिया सेंटर का करेंगे, कुछ और स्थानों पर भी जाएंगे और वहाँ की तैयारियां देखेंगे। जो निचली गंगा क्षेत्र में जो नए घाट बनाए जा रहे हैं उनको भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री आज देखेंगे। पूजा रामेंद्र जी, अब देखिए आज 9 तारीख है, 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं। क्या कुछ और खास जो तैयारियां हैं उसे यहां पर शामिल किया गया है? क्योंकि हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, जो NDRF के यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रकार की जो असुविधा है वो तीर्थयात्रियों को ना हो। क्या कुछ और खास तैयारियां की गई हैं?
देखिए, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की इस तरीके से व्यवस्था की गई कि किसी को कोई असुविधा ना हो, और अगर एक सेक्टर में कोई दिक्कत भी आती है तो उस सेक्टर को तुरंत कैसे रिकवरी की जाए। अगर आग लग जाती है तो फायर सिस्टम को बहुत बेहतर बनाया गया है कि चूंकि ये टेंट का शहर है, समझिए लकड़ी और कपड़ों का शहर बना हुआ है, तो इसमें यह संकट ज्यादा रहता है, तो उसकी तैयारी भी सरकार ने की है। एनडीआरएफ टीम लगाई गई, क्रिटिकल पोजीशन में एनडीआरएफ टीम यहाँ है कि कोई भी अगर दिक्कत आती है, जो वाटर पुलिस है उसको लगाया गया है, जल पुलिस को लगाया गया है कि अगर जल पुलिस में कहीं वहाँ कोई डूबने की संभावना होती, कुछ और दिक्कत होती है तो वो लोग करेंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं। और जो 13 अखाड़े, देखिए पहला जो स्नान है वो अखाड़ों का स्नान है, उसके बाद तमाम साधु संत महंत और भी स्नान करेंगे। तो वो जो 13 अखाड़े हैं वो लगभग धीरे धीरे करके आ चुके हैं। जो बाकी तैयारियां उनकी हो गई, अखाड़े के जो यहाँ पंडाल बनने हैं वो बन गए हैं। उनको जो सुविधाएं सरकार को दी जानी चाहिए सरकार ने दे दी है, जो अखाड़ों को करना है वो अखाड़ों ने कर रही है। तो इस तरीके से 13 को लेकर के कुंभ की जो पूरी धरा है वो पूरी तरह तैयार है, उत्साह है, उमंग है। साधु संत आप देखिए ना, इनके रंग बिरंगे जो अद्भुत रूप लिए हुए लोग हैं, तो जबरदस्त है। आप जो लोग कुंभ आना चाहते हैं वो आराम से आएँ, कुंभ में दर्शन करें, पूजन करें, स्नान करें और अपने घर वापस जाएं। इसकी व्यवस्था ये जिम्मेदारी सरकार की है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के भीतर के नए राजनीतिक रंग दिखाई देने लगे हैं। बेशक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की लड़ाई सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की जगह आपको समर्थन देने का ऐलान कर दिया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए व्यवस्था की गई थी। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी और उनके साथियों ने कमान बदलने की डिमांड रख दी थी, और देखते ही देखते लालू यादव और शरद पवार भी साथ खड़े हो गए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो ममता बनर्जी को विपक्षी ब्लॉक का नेतृत्व सौंप दिए जाने की भी मांग कर डाली थी। और अब इसको लेकर तमाम दलों के जो नेता हैं उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि देखिए जो आपस में लड़ते हैं उनको कभी जनता समर्थन नहीं करती। हरियाणा में ये अलायंस टूटा हुआ था, आपस में लड़े कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी पार्टी वाले, जनता ने विपक्ष में बैठा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उद्धव सेना एक दूसरे को आंख दिखा रही थी, विपक्ष में बैठे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आंख दिखा रही थी, कांग्रेस जो है वो बेइज्जती होकर हुए एक सीट पे नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के अंदर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही, कांग्रेस आपसे लड़ रही है, इन सबको विपक्ष में बैठना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विजय जी, इंडिया गठबंधन में ये जो फूट है इसे आप कैसे देख रहे हो, इसके क्या मायने हैं? देखिए इंडिया अलायंस में पहले से फूट है। लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको ध्यान हो तो सीटों के तालमेल को लेकर आपस में बड़ा सिर्फ ट्रबल था। उसके पहले जब राज्यों के चुनाव मध्य प्रदेश वगैरह के हुए थे उस समय भी टकराव था, और कांग्रेस ने ये बात कही थी कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है और सीट शेयरिंग तक सीमित है, इसमें कोई नीतिगत मुद्दा नहीं शामिल है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं शामिल है, कोई इसका ऑर्गेनाइजर नहीं है, यानी कोई राष्ट्रीय स्तर पे संयोजक नहीं है, कोई लीडरशिप आपस में नहीं है। जो तय ही नहीं है वो केवल एक बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए थे लोकसभा में, और उसके बाद ये बिखरने लगे। महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए उसके बाद से तो इंडिया अलायंस का पूरे तरीके से कहा जाए उनका जो गठबंधन था पूरी तरीके से टूट चुका है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी को शिवसेना, यूबीटी ने, एनसीपी ने, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस की थी कांग्रेस, अब उसके खिलाफ उसके ही अलायंस के छोटे दल या रीजनल पावर खड़े हो गए हैं। तो एक तरीके से इसकी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। सिर्फ इसको एक भ्रम के तौर पर बनाए रखने की शायद कांग्रेस कोशिश करे, अन्यथा ये साफ हो चुका है।
विजय जी, क्योंकि चाहे अभी चुनाव को लेकर देख लें, उसमें भी लगातार जो बदलती तस्वीरें नजर आई हैं और विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर भी लालू प्रसाद अलग नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग नजर आ रहे हैं, और अगर दिल्ली की बात करें तो वहां से भी अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसमें क्या कुछ जो मैसेज है वो देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैसेज तो यही है कि रीजनल पार्टी कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं विधानसभा चुनाव में। वो चाहते हैं कि विधानसभा में उनका दबदबा रहे, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग कांग्रेस अगर करे तो हम कर सकते हैं। यही बेसिक फार्मूला इस इंडिया अलायंस का है। इसीलिए ममता बनर्जी ने तो लोकसभा में भी इनको सीट देने से मना कर दिया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी थी और उसी पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी ने जितनी सीटें इनको दिल्ली और हरियाणा में दी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़े, फिर भी इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो जाहिर है कि जो रीजनल पावर हैं उनको लगता है कि बीजेपी को वो रीजनल लेवल पे रोकने की कोशिश करेंगे, कम से कम विधानसभा में। दिल्ली में वैसे भी लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी जीत रही है और इस बार तो एमसीडी भी उन्होंने ले लिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा है। अब देखना यह है कि दिल्ली में क्या कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ता है, जो पिछली बार सिर्फ 4% रह गया था। आप सोचिए 2008 में जिस कांग्रेस को 40% वोट मिले थे, वो पिछले 19 के चुनाव में सिर्फ 4% वोट पाई, यानी कि पूरा कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी के पास है और कांग्रेस उस वोट बैंक को वापस पाना चाहती है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से तालमेल नहीं करना चाहती, क्योंकि जिन सीटों पे तालमेल कर लेगी उस सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने वोट गंवा देगी, क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी वोट हैं और शिफ्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से कांग्रेस में। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं आज के एजेंडा में। आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कल शाम अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। हादसे में हताहत लोगों का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रमण नारायण रुइया सरकारी अस्पताल में हो रहा है। ये भगदड़ मंदिर के बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास हुई। दरअसल बैकुंठ धाम दर्शन 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसके चलते टोकन के लिए हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन की लाइन में करीब 4000 लोग लगे थे। तिरुपति मंदिर हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति का जायजा भी लिया। आज वो घायलों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। तिरुपति आयुक्त ने इसको लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। There was stampede there because all of a sudden they've opened the park at 9 p.m. and all of them, because there were around 4,000 to 5,000 people inside, they have come at once. So due to which there was a stampede. Otherwise all counters were peaceful. They have left into the queue little early. So everything was peaceful except a few injuries and few deaths whatever happened in Ruya and Swims. चलिए अब संभल की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने साल 1978 में हुए संभल के दंगों की फिर से जांच करने का फैसला किया है। इस संबंध में यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से फिर से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर आज से 47 साल पहले हुए दंगों की फिर से जांच करेंगे और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देंगे। 7 जनवरी को संभल के एसपी ने संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखा है और जानकारी दी कि यूपी विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने फिर से संभल में 1978 में हुए दंगों की जांच की मांग की है। इस पर उन्हें यूपी के उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक का पत्र भी प्राप्त हुआ है। बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुए 1978 के दंगों पर खुलकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1978 के दंगों में 184 लोग मारे गए थे और कई लोग बेघर भी हुए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिर से संभल दंगों की फाइल खुल सकती है। वहीं योगी सरकार का मानना है कि संभल दंगों की जांच में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया था, इसीलिए अब यूपी सरकार ने फिर से संभल दंगों की फाइल खोलने के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, 1978 में दंगों की संभल में जो दंगा हुआ था उसकी फिर से जांच होगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसके पीछे का कारण भी क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का कारण यही है कि उस समय जो भी कुछ घटित हुआ वो लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि संभल के एक विशेष क्षेत्र में जो डेमोग्राफी बदल गई, वहां पर हिंदुओं का पूरी तरीके पलायन हुआ। यह मामला तब प्रकाश में खुलकर आया लोगों के सामने
जब वहां पर 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर खुलता है। उस मंदिर के खुल जाने के बाद से वहां पर तमाम सारे लोग आते हैं, बातचीत होती है, पता लगता है वहां कितनी प्रताड़ना उस समय हिंदुओं को झेलनी पड़ी थी। वहां पर जो एक व्यक्ति थे जो शिकार हुए थे, उनके पुत्र वो पूरी कहानी बयां करते हैं, बताते हैं किस तरीके से उनके पिता के दोनों हाथ काट दिए गए थे, पैर काट दिए गए थे और गले में टायर डाल के जला दिया गया था। ऐसा तमाम सारे बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? दोषियों को सजा मिली, नहीं मिली, कितने दोषी थे, ये सब चीज ऐसी हैं जो आम लोगों के मन में सवाल है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और ये स्पष्ट भी है कि उस दौर में आखिर इतना बड़ा दंगा जो होता है वो सुर्खियों में क्यों नहीं आता है, दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलती है। इन सभी कारणों की जांच अब फिर से की जाएगी और कहीं ना कहीं ये फाइल खुल जाने के बाद वो सारे नाम भी सामने आएंगे जिन लोगों ने उस समय इस दंगा करने वाले लोगों को प्रश्रय दिया था। निश्चित रूप से उन लोगों के नाम भी अब सामने आएंगे, पता चलेगा लोगों को कि क्या कुछ परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में पुलिस ने कार्रवाई वहां क्यों नहीं की और क्यों नहीं की, तो उसके पीछे क्या कुछ कौन से लोग थे जो इस मामले पर पटाक्षेप करना चाहते थे। ये सारी बातें अब खुलकर सामने आएंगी। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, बताया था। उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा हिंसा हुई थी वहां पर, जिसमें 184 लोग इस दंगे में मारे गए थे। तो अपने आप में ये संख्या बता रही है कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ था वहां पर, और वही एक कारण था कि वहां से उस पूरे इलाके से हिंदू आबादी पलायन कर गई थी। विकास जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपके पास लौटेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही मिल्कीपुर में सियासी पारा बढ़ गया है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी 2025 को वोटिंग होगी, वहीं 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे सामने आएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी। बता दें कि मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हुई। वहीं मिल्कीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा कि सपा के सारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हम बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी का रुख करेंगे। विकास जी, से आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, 27 की दिशा तय करेगा। और इस बीच अजय राय ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। और क्या लगता है कि मिल्कीपुर का मूड क्या है, किसके पक्ष में समीकरण को लेकर माहौल बन रहा है? देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं ये दर्शा रही हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनकी मांगी हुई सीटों को उनको नहीं दिया, उसके बाद से जो आहत हुई कांग्रेस, उसका ही परिणाम हमने देखा कि परिणामों पर भी नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, और खासतौर से उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व होता था। कुंदर की सीट पर 90,000 से ज्यादा मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतती है चुनाव। अब रही बात मिल्कीपुर सीट की, इस मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए तमाम सारे गणित भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही बना रखे हैं, रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां 5 बार जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो पूरे क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं एक बार फिर से जनता तक पहुंचाने के लिए वहां पर 7 मंत्री लगाए गए हैं प्रदेश के, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी मिल्कीपुर की। वो सभी तमाम सारे लोग आम लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पिछले काफी समय जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी आज के एजेंडा में वो प्रमुख खबरें जिसको लेकर हमारी टीम की तरफ से एक जो जानकारी वो आप तक पहुंचाई गई। नमस्कार।